हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये मेरा बेसिक लेक्चर है। आज जो रहेगा वो मटेरियल पे रहेगा। ठीक है, मटेरियल पे रहेगा तो ध्यान रखिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेरिएंस पढ़ने वाले हैं, वेरिएंसेस। वेरिएंसेस है ना। वेरिएंसेस कहाँ कहाँ मिलता है वो आपको मैंने रेगुलर क्लासेस में बताया था। एक तो वेरिएंसेस आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट बेस वेरिएंस। एक तो आपको कॉस्ट बेस वेरिएंस मिलेगा, कॉस्ट बेस वेरिएंस। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू बेस वेरिएंस। रेवेन्यू बेस वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट बेस वेरिएंसेस देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम कॉस्ट बेस वेरिएंसेस देख लेते हैं, फिर अपन कंप्लीटली हम कॉस्ट बेस वेरिएंसेस पढ़ लेते हैं ना। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं कॉस्ट बेस जब वेरिएंसेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर 3 बॉक्स बना रहा हूँ। 3 बॉक्स मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, रेवेन्यू बेस को तो मैंने अलग कर दिया ना। मैं यहाँ पर कॉस्ट बेस पर 3 बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट बेस में आपके हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एक है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और तीसरा है आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पर कॉस्ट बेस को आपको 3 पार्ट में बांटा है। कॉस्ट बेस को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। मैंने कॉस्ट बेस को 3 पार्ट में बांटा है क्योंकि आपके कोई भी प्रोडक्ट अपन बनाते हैं उसके 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा होता है लेबर कॉस्ट, और तीसरा होता है ओवरहेड। ठीक है, अब आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के भी हम पार्ट पढ़ने वाले हैं और लेबर कॉस्ट वेरिएंस के भी हम पार्ट पढ़ेंगे और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के भी हम पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसका पूरा चार्ट हम एक बार बना लेते हैं ना। इसका एक बार चार्ट हम पूरा बना लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के आधार पर डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक तो होता है देखो, यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 2 होते हैं।
एक तो होता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है? ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के अपन पढ़ रहे हैं पहले, है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। हाँ जी। फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस के आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को अपन दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में आप डिवाइड कर दो, ऐसे करो, तीन पार्ट में आप डिवाइड कर दो। एक तो लिख दो मटेरियल 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 मिक्स वेरिएंसेस, मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, ठीक है। एक होता है मटेरियल, एक होता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ठीक है। और एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। ये दो होते हैं। लो भैया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपना कंप्लीट बन चुका है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपना कंप्लीट बन चुका है। सबसे पहले आपका, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं आपको कंप्लीटली, जो मैंने अभी तक बनाया है वो ये बनाया है, मैंने ये बनाया है मटेरियल वेरिएंसेज में मैंने दो बनाए हैं आपको, एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक बनाया है मटेरियल रेवेन्यू वेरिएंस, है ना। फिर मैंने आपको बताया है कॉस्ट वेरिएंस में तीन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को फिर मैंने सब डिवाइड किया है, एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। और फिर मटेरियल यूजेज को वेरिएंस को मैंने तीन पार्ट में बांटा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चले, पक्का? चलो अब मैं मटेरियल लेबर वेरिएंस की तरफ ही फोकस रखूँगा। अब मैं मटेरियल लेबर वेरिएंस की तरफ फोकस रखूँगा ना, ठीक है। देखिएगा, मटेरियल वेजेज जो लेबर वेरिएंस है वो भी आपके तीन टाइप से होते हैं, तीन टाइप से होते हैं। सबसे फर्स्ट है लेबर रेट वेरिएंस, एक होता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, एक होता है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। ये तीन होते हैं, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस,
क्लियर है? लेबर में 3 होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और फिर अपन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को 2 पार्ट में बांटते हैं। फिर यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को वही 3 में बांट दो, आप चाहो तो, 3 में ही बांट दो, आप चाहो तो 3 में ही बांट दो। ठीक है, एक तो लेबर मिक्स वेरिएंस, एक होता है लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, एक होता है लेबर यील्ड वेरिएंस। अभी किंतु परंतु कुछ नहीं करोगे, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा ना, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अभी किंतु परंतु कुछ नहीं कि सर हमारी बुक में तो है ही नहीं ये, किंतु परंतु अभी के लिए छोड़ दो, पहले बस नोट डाउन करो, है ना। सबका रीजन के साथ अपन बात करेंगे। अब मैंने लेबर वेरिएंस को भी कंप्लीटली नोट डाउन कर लिया है। अब यदि आपको चार्ट में देखना है तो ऐसे देखने को मिलेगा आपको, यदि अभी तक का आपको फुल चार्ट देखना है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही, ठीक है, प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। फिर अपन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की तरफ चलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की तरफ चलते हैं। और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पार्ट में इसे लेके जाएंगे। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को अपन 2 पार्ट में लेके जाएंगे। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को अपन 2 पार्ट में लेके चलेंगे पहले तो। ठीक है, अब मैं ओवरहेड की तरफ थोड़ा सा फोकस रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं हाइड कर दिया। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की तरफ मैंने फोकस कर दिया ना। देखिएगा, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। और फिर अपन बात करेंगे वेरिएबल ओवरहेड की तरफ, फिर अपन बात करेंगे वेरिएबल ओवरहेड की तरफ। चाहो तो ये वाला पोर्शन है ना आपका, वो इधर ले जाओ, लो भाई, ठीक है, और ये वाला पोर्शन और थोड़ा इधर ले जाओ। ठीक है, यहां पर क्लियर है? हाँ जी। फिर वेरिएबल ओवरहेड को फिर अपन कितने पार्ट बांटेंगे? 2 पार्ट में बांटेंगे। वेरिएबल को फिर अपन 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। वेरिएबल वाले पोर्शन को, ओनली वेरिएबल वाले पोर्शन को अपन 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, क्या क्या? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। ये हमारा ये वेरिएंस भी 2 पार्ट में चले गया।
ठीक है। अब अपन फिक्स ओवरहेड की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, फिक्स ओवरहेड की तरफ चल रहे हैं। तो फिक्स ओवरहेड में देखो, फिक्स ओवरहेड में सबसे पहले हम वही दो पार्ट में बांटेंगे इसे। जैसे अपन ने वेरिएबल ओवरहेड को बांटा, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाँ जी, यहाँ तक अपन क्लियर है ना सब कुछ तरीके से। हाँ, यहाँ पर करेंगे अपन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, फिर करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर आ जाओ आप, ये दो पार्ट में हमने बांट दिया है ना। अब हम फिक्स्ड ओवरहेड को दो पार्ट में फिर बांटने के लिए जा रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड को दो पार्ट में, एक तो हमारा है फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, और एक हो जाएगा हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, इसे अपन ने दो पार्ट में बांटा है। अभी तो अपना और भी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को भी दो पार्ट में बांटना है। एक तो है अपना फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी, एक है अपना फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ये अपना बेटा कंप्लीट चार्ट हुआ कॉस्ट की तरफ से। अपना कंप्लीट चार्ट हो गया कॉस्ट की तरफ से। अब ये कॉस्ट की तरफ से अपना कंप्लीट चार्ट बन चुका है। यदि आप कॉस्ट की तरफ से देखोगे ना तो आपको चार्ट देखने को ये मिलेगा। कॉस्ट की तरफ से यदि आपको चार्ट देखने को मिलेगा ना तो बेटा कंप्लीटली चार्ट कॉस्ट का ये मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन करो। हाँ जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये कंप्लीट चार्ट आपको कॉस्ट बेस वेरिएंस हो गया। अब आपको टॉपिक इसी वाइज अपन को पढ़ना है। अपन यदि इसका रिवीजन करते हैं तो इसी आधार पे आप रिवीजन करो। ठीक है, फिर आगे जाके नहीं अपन क्या करेंगे, रेवेन्यू बेस्ड वेरिएंस भी पढ़ेंगे। अभी चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी मैंने यहाँ पर इस चार्ट में केवल एक्सप्लेन किया है आपको ओनली कॉस्ट वेरिएंसेस। क्या? कॉस्ट वेरिएंसेस, है ना। और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी इसमें नहीं लिखा है आपको, है ना। केवल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है आपको, है ना।
आगे बात समझ में? चलो हाँ जी, अब अपन सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट अपना फोकस रहेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस में अपने 3 बात करी थी, एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। तो सबसे पहले अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात कर रहे हैं, है ना। नोट डाउन हो गया आपका? चलो तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले अपन ले रहे हैं यहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है, वेरिएंस का मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। वेरिएंस का मतलब कुछ ना कुछ आपके इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस का रीजन क्या है, डिफरेंस के रीजंस क्या है, डिफरेंस के रीजंस क्या है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपके स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल और आपके उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस रीजंस को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो कंट्रोल्ड रीजन, एक अनकंट्रोल्ड रीजन। एक तो है कंट्रोल्ड रीजन, एक है अनकंट्रोल्ड रीजन। सबसे पहले अपन अनकंट्रोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं। फिर अपन किसकी बात करेंगे, फिर अपन कंट्रोल्ड रीजन की बात करेंगे जो आपके कंट्रोल में था। कंट्रोल्ड रीजन की बात करेंगे फिर जो आप उसे कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है, कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। सबसे पहले मैं कंट्रोल रीजन का पूरा चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, कंट्रोल रीजन का फर्स्ट पॉइंट लिखो, अनकंट्रोल का फर्स्ट पॉइंट लिखो, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल। चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल। भाई आपके कंट्रोल में है क्या, मार्केट में आपके मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, क्या आपके कंट्रोल में है क्या, इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है क्या भैया, है तो बता दो, मोदी जी के पास भेज दे आपको, ठीक है। सेकंड रीजन है पेंडेमिक इफेक्ट। कोई भी पेंडेमिक इफेक्ट आपका आया, अभी जैसे कोविड आया, क्या आपके कंट्रोल में था, नहीं है, अच्छा। एक है अपन माल बाहर से खरीदते हैं तो अपन स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज लेते हैं ना। जब अपन बाहर से माल खरीदते हैं तो डॉलर यूज लेते हैं ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है। गवर्नमेंट की ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्रीज हो गए। जहां भी आपको लगता है कि हाँ सर ये तो हमारे कंट्रोल में था तो बता देना भैया ना। गवर्नमेंट ड्यूटीज टैक्सेस क्या हो गए, चेंज हो गए। इंक्रीज डिक्रीज जो भी है ना, आगे बात समझे, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, मैं आपको इंक्रीज हुई है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो तो आप जानते हो, और डिक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेरिएंसेस दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, है ना। आपने कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में चेंजेस आ गया भाई। आप प्रोडक्ट
डिज़ाइन जो बनाते हो ना आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाते, आप मार्केट के अकॉर्डिंग बनाते हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है आप अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन भी क्या करने लग जाते हो, चेंज करने लग जाते हो। हमेशा प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन होती है ना वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाते, है ना। फिर है आपका नेक्स्ट चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मेथड ही आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट, सेवंथ है चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट। चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट में चेंजेस आ गया, है ना। और लास्ट एंड फाइनल है परचेज ऑफ सब्स्टिट्यूट। परचेज ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल, मटेरियल नॉन अवेलेबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट। रेगुलर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आपने क्या किया, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज लेने लग गए। रेगुलर मटेरियल, रेगुलर मटेरियल आपके नहीं अवेलेबल होने के कारण, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाया। ये भाई रीजंस हैं, ये भैया रीजंस है, सारे रीजंस आप नोट डाउन कर लेना। कुछ कंट्रोल्ड रीजंस है, कुछ अनकंट्रोल्ड रीजंस है, आपको दिखाई दे रहे हैं ना। कुछ कंट्रोल्ड रीजंस हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड रीजंस है। कौन सा रीजन ऐसा है जिसे आप, ये सारे मैंने जो पढ़ाए ना वो सारे अनकंट्रोल्ड रीजंस हैं, है ना। अनकंट्रोल्ड यानी आप क्या प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। पेंडेमिक इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से महंगाई आ गई, डॉलर की रेट इंक्रीज हो गई, क्या आप उसमें कुछ आपका रोल है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस ड्यूटीज़ बढ़ा दी, जीएसटी की रेट बढ़ा दी, है ना। चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से आपको प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या करनी पड़ी, चेंज करनी पड़ी। आपने प्रोडक्शन के मेथड्स चेंज कर दिए। चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट, परचेज ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर मटेरियल। ये सारे मैंने लिखे हैं आपको अनकंट्रोल्ड रीज़न, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आते हैं, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं कंट्रोल्ड रीजन्स। अब हम लिखने जा रहे हैं कंट्रोल्ड रीजन्स, ठीक है। लिखो, सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केट। मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है भैया, ठीक है। इसकी वजह से आप सही प्रोडक्ट सही रेट पे क्या नहीं कर पा रहे, परचेज नहीं कर पा रहे हो, है ना। लैक ऑफ बार्गेनिंग स्किल, आप में बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी मिक्स चेंज, आप पहले
जब कोई प्रोडक्ट बनाते थे तो आपका प्रोडक्ट में, जैसे मैं चाय बनाऊं तो वहाँ पर पानी भी मिक्स होता है ना, और दूध भी मिक्स होता है। यदि मुझे अच्छी चाय बनानी है तो मुझे दूध ज़्यादा डालना पड़ेगा, पानी कम डालना पड़ेगा। फिर बाद में जाके नहीं आपको कॉस्टली लगने लगी, आपने उसकी कॉस्ट कंट्रोल करने के कारण आपने क्या किया, मिक्स चेंज कर दिया। ठीक है, आपने उसका क्वांटिटी मिक्स क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर आप पानी ज़्यादा डालने लग गए, दूध कम डालने लग गए, है ना, क्वांटिटी मिक्स चेंज। ठीक है, फिर है आपके फैक्ट्री में इनएफिशिएंट वर्कर ज़्यादा है, इनएफिशिएंट वर्कर, कामचोर वर्कर, है ना, कामचोर वर्कर हैं। इसके बाद लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ सुपरविजन, आपने टाइम टाइम पर देखभाल नहीं की जब प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था ना, माल बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है ना। आपके प्लांट में डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में आपके डिफेक्ट है। ठीक है, और आपने चैप्टर पढ़ा है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पर अनइकोनॉमिक अनइकोनॉमिक ऑर्डर साइज, आपने अनइकोनॉमिक ऑर्डर साइज दे दिया, खरीदने का आपने अनइकोनॉमिक ऑर्डर साइज दे दिया। ठीक है, और एक लास्ट और लिख लो इसमें, लास्ट और लिख लो, फेलियर ऑफ टेक एडवांटेज ऑफ सीजन। आपने कोई सीजन में आप अच्छा और कम रेट पर क्या कर सकते थे, मटेरियल खरीद सकते थे, लेकिन आपने उसका एडवांटेज नहीं उठाया, आपने उसका एडवांटेज उठाया ही नहीं। तो बताओ क्या होगा फिर, बताओ क्या होगा, यदि आप उसका एडवांटेज नहीं उठाओगे तो क्या होगा बताओ। ये देखो भैया, मैंने आपके दोनों लिख दिए रीजंस, कंट्रोल, अनकंट्रोल रीजन और कंट्रोल रीजंस। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के मैंने दोनों रीजंस आपको बोर्ड पर क्लियर शो कर दिए हैं। जो आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोल्ड रीजन कौन कौन से हैं, और जो आपके हाथ में थे उसकी वजह से वेरिएंस आ सकते हैं, है ना। क्लियर है, बोलिएगा क्लियर। देखो अब मैं यहाँ पर आपको है ना इंडिविजुअली रीजंस नहीं बताऊंगा कि भैया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का रीजंस क्या हो सकता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या रीजन हो सकता है। मैंने ओवरऑल रीजंस आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया, ओवरऑल रीजंस मैंने आपको क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया बेटा। अब मैं इंडिविजुअली आपको रीजंस नहीं बताऊंगा यहाँ पर, है ना, कि भाई ये मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के रीजन बता दिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। देखो ये मेरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के रीजंस हो गए, है ना। अब मैं ऐसा नहीं है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़ाने लगूंगा तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के रीजंस बताऊंगा, है ना, मटेरियल यूजेज वेरिएंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर उसके रीजंस बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक है ना, क्लियर, ओके। आगे चलें, आगे अब अपन वन बाय वन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, इन सब के वन बाय वन एग्जाम्पल लेके चलते हैं और फिर अपन इनके फॉर्मूले पढ़ते हैं, है ना। क्लियर, चलो हाँ जी। सबसे पहले हम ले रहे हैं
हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही चल रहा था, हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही चल रहा था, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है, यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला यही है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, TSC का मतलब क्या होता है, TSC का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, और TAC का मतलब क्या होता है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला है हमारा, और इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लो आप, यदि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है बेटा। वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। वो आपके लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है यानी वो आपके लिए एडवर्स कंडीशन है, ठीक है। और यदि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो ये आपके फायदे का काम है, ये आपका फायदे का काम है। और फायदे का मतलब फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, कर लिया। आगे चलें, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की इसको कोशिश करते हैं ना, एक एग्जाम्पल के साथ हमें इससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने कभी मिल्क केक खाया है? मिल्क केक, आपको पता है जब मिल्क केक बनाते हैं ना तो उसमें अपन 10 लीटर जब मिल्क यूज़ लेते हैं ना तो 1 किलो मिल्क केक बनता है। जब अपन 10 लीटर दूध यूज़ लेते हैं ना जब वो 1 किलो मिल्क केक बनता है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल मिल्क केक्स के साथ यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। मिल्क केक हमारे अलवर का सबसे फेमस है, मिल्क केक, ठीक है, अलवर का सबसे फेमस है मिल्क केक, ठीक है। देखिएगा यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टैंडर्ड का, ठीक है, स्टैंडर्ड का। मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड की डेटा दे रहा हूं, स्टैंडर्ड का ध्यान देना, स्टैंडर्ड का डेटा दे रहा हूं। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो ना,
साइंटिफिक मैंने रूल अप्लाई करते हुए एक एस्टिमेट लगाया है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ है कि मैंने जब मिल्क केक बनाया तो मैंने मिल्क यूज़ लिया होगा। मैंने क्या यूज़ लिया होगा? मिल्क यूज़ लिया होगा। तो मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि भैया आप 200 लीटर, आप जब 200 लीटर मिल्क यूज़ लेते हो, जब 200 लीटर मिल्क यूज़ लेते हो तो उस केस में आपका जो आउटपुट है ना, ये आपने इनपुट लगाया है, ये आपने क्या लगाया? इनपुट लगाया है। ये आपने क्या लगाया? इनपुट 200 लीटर। और आपको जो आउटपुट निकल के आया ना, जो आपको आउटपुट निकल के आएगा, जो आपको आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, जो आपको आउटपुट निकल के आएगा वो आउटपुट आपको 100 लीटर ही निकल के आएगा। 100 ही निकल के आएगा, 100 ही निकल के आएगा, 100 kg ही निकल के आएगा। आगे बात समझ में? और 1 लीटर मिल्क आता है मान लो 4 रुपये पर लीटर, तो इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको बोलेंगे SP। क्लियर? ये मैंने स्टैंडर्ड की आपको बात बताई है यदि मिल्क केक बनाता हूँ तो। लेकिन जब एक्चुअली में जब मैं बनाने गया, मिल्क केक बनाने गया, तो मेरी एक्चुअल कंडीशन पता है क्या थी? एक्चुअल कंडीशन क्या थी? मेरी एक्चुअल कंडीशन थी मेरी एक्चुअल कंडीशन थी कि भैया मिल्क कि मैंने 600 लीटर मिल्क खरीदा 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से, 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से, है ना। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा क्या है? इनपुट है। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा क्या रहा? इनपुट रहा। और आपको पता है आउटपुट कितना निकल के आया? आउटपुट कितना निकल के आया? आउटपुट निकल के आया 200 किलो, 200 kg मेरा मिल्क केक निकल के आया। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये बेटा मेरा एक क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि मिल्क केक, पहले तो आप मिल्क केक देखो, मिल्क केक होता क्या है। अलवर का बहुत फेमस है, समझ में आ जाएगा। मैंने स्टैंडर्ड लगाया, मैंने सोचा कि भैया मैं 100 kg यदि मिल्क केक बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे 200 लीटर दूध डालना पड़ेगा कढ़ाई में, ठीक है। और फिर वो कढ़ाई चलानी पड़ेगी और उससे मुझे 100 किलो मिल्क केक निकलेगा। लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या किया? ये मैंने एस्टिमेट लगाया, लेकिन एक्चुअल में जब मैं मिल्क केक बनाने गया तो मैंने 600 लीटर मिल्क कढ़ाई में डाली, उसको चलाने लगा और उससे 200 kg मेरा मिल्क केक निकल के आया। बताओ क्या मैं इससे जो मेरी कॉस्ट आने वाली है, इससे यदि मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहूँ, यदि मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहूँ, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना चाहूँ, तो इससे क्या आएगी? 200 × 4 800। और यदि मैं टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहूँ, टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहूँ, तो मेरी टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी? 1800। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर सकता हूं क्या? आप तो सिंपल सी बात बताओ, क्या मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि भैया आपने यहां पर 100 kg आउटपुट के लिए ये इनपुट लगाया है और यहां पर आपने जो 200 kg आउटपुट के लिए इनपुट लगाया है। तो जब आउटपुट ही सेम नहीं है तो आप कैसे कंपेयर करोगे? दोनों की यूनिट तो कम से कम सेम होनी चाहिए ना भाई।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट है ना, इस आउटपुट को आपको इस आउटपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस आउटपुट में। तो सर जब ऐसी बात है तो आप इसे क्या नहीं बोलोगे, स्टैंडर्ड नहीं बोलोगे। यदि आपका आउटपुट सेम नहीं है ना तो आप इसे स्टैंडर्ड नहीं बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, बजट बोलोगे। जितनी जल्दी आप ये समझ जाओ कि आप इसे बजट बोलोगे, यदि आपका आउटपुट सेम नहीं है तो उस केस में आप इसे क्या बोलोगे, बजट बोलोगे, नॉट स्टैंडर्ड। बजट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आई? प्रॉपर्ली बताओ भाई, आ गई? चलो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बजट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल के अकॉर्डिंग। जब मैं बजट को कन्वर्ट करता हूं एक्चुअल के अकॉर्डिंग तो उसे स्टैंडर्ड बोलता हूं। आई बात समझ में? यदि मैं बजट को कन्वर्ट कर लूं, यदि मैं बजट को क्या कर लूं, कन्वर्ट कर लूं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उस बजट को मैं कन्वर्ट कर लूं एक्चुअल के अकॉर्डिंग तो उसे मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड बोलूंगा भैया। फिर मैं उसे क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड बोलूंगा। ठीक है? हाँ जी, देखिएगा ये बात आती है स्टैंडर्ड की। अब स्टैंडर्ड कैसे बनता है, यदि मैं बजट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करूं, एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करूं। यदि मैं बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करूं और रिजल्ट क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड निकल के आएगा। ठीक है? ये कैसे होता है, ये आउटपुट के बेस पर होता है। किसके बेस पर होता है, आउटपुट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे, मिल्क, ये कह रहा है कैसे चेंज करते हैं भैया, तूने क्या किया, 200 लीटर जो लगाया वो 100 के आउटपुट के लिए लगाया। आपने जो 200 का इनपुट लगाया था वो 100 के आउटपुट के लिए लगाया। आप ना एक्चुअल के आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगाओगे वो निकालो। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 200। तो भैया आपको कम से कम कितना इनपुट लगाना पड़ेगा, 400 लीटर का लगाना पड़ेगा। आपको 400 लीटर का लगाना पड़ेगा भैया, 400 लीटर का। ठीक है भैया, 400 लीटर मिल्क लगाऊंगा। ठीक है, 400 लीटर मिल्क लगाऊंगा, ये मेरा इनपुट हो गया। और ये देखो कि कितना परसेंट लॉस हो जाता है, 200 का 100 ही बन रहा है तो कितना परसेंट लॉस हो जाता है, 50%। तो बेटा 50% आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 50%। तो 50% लॉस को आप लेस कर दो। 50% कितना हो गया, 200 लीटर का लॉस हो गया। और आपका आउटपुट क्या हो गया, आपका आउटपुट 200 आ गया। और ये रेट तो आपकी सेम ले लो, चाहे 4 रुपये पर लीटर। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं है? सबसे बड़ी चीज यही होती है कि पहले आप बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, जब जाके नहीं उसे स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है? और हमेशा कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा किसका होता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का होता है, एक्चुअल और बजट का नहीं होता है। और बजट का कैसे पता चलेगा कि वो बजट है, वो बजट तब पता चलेगा यदि आपका आउटपुट सेम नहीं है। एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का यदि आउटपुट सेम नहीं है तो हम उसे स्टैंडर्ड नहीं, हम उसे बजट बोलेंगे। पहले बजट को आप एक्चुअल के आउटपुट के बराबर लेके आओ, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो हम एक्चुअल का आउटपुट 200 लीटर और स्टैंडर्ड का भी 200 लिया है, तो हम अब इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। और हम हमेशा कंपैरिजन एक्चुअल और स्टैंडर्ड में ही करते हैं, बजट में और एक्चुअल में नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। ठीक है? अच्छा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया आपने। अब अपन को क्या निकालना था, अपन को इस क्वेश्चन से निकालना था भैया, अपन को डाइवर्ट नहीं होना है, हमें क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
हमें क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, क्लियर। देखिएगा बेटा, स्टैंडर्ड आपका 400 है, 400 इंटू 4, 400 इंटू 4, 400 इंटू 4 1600 हो गए। 400 इंटू 4 स्टैंडर्ड, 400 इंटू 4, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस 1800। इसका मतलब हमने जो स्टैंडर्ड लगाया, हमने जो एस्टीमेट लगाया उससे ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट निकल के आई है, तो हमारे लिए नुकसानदायक है, एडवर्स है, हमारे लिए नुकसानदायक है, एडवर्स है। समझ में आया क्या, बोलो ना। हमने अनुमान लगाया था कि 200 केजी मिल्क केक निकालने के लिए 1600 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितने का आया, 1800 रुपये का आया, तो इसका मतलब हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। आई बात समझ में, क्लियर। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको यहीं पर ही क्लियर कर दी भैया ना, वैसे तो यहीं पर ही मैंने क्लियर कर दी आपको। तो यदि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो नुकसानदायक है, आपके लिए एडवर्स है। ठीक है, क्लियर। चलो, समझ में आया क्या, अरे बोलो ना, आया पक्का, कोई दिक्कत। चलो, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कल अपन और क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों पर। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करो। ठीक है, ओके।